हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 11th स्टैंडर्ड के लिए फिजिक्स सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर चल रहा था, जिसका नाम है ग्रेविटेशन, चैप्टर नंबर 5। आज हमारा इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 यानी कि पार्ट 4 लेकर आ गया हूं आपके सामने, जो कि अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, ग्रेविटेशन में हमने बहुत सारी चीजें कवर की थी। जस्ट प्रीवियस लेक्चर की अगर हम बात करें तो उसमें हमने देखा था कि इस प्रकार हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू होता है, यानी कि जी का वैल्यू होता है, वो किस प्रकार वेरिएशन लाता है, तो वो हम लोग को पढ़ना है दोस्तों। एंड उसमें सबसे पहला जो चीज था दैट इज वेरिएशन, जो अल्टीट्यूड के साथ हो रहा था, यानी कि अगर हम किसी हाइट पे जाते हैं तो उसके हिसाब से जी का वैल्यू कैसे चेंज होता है, वो मैंने आपको सॉल्व करके एक फॉर्मूला डिराइव किया था। वो फॉर्मूला के हेल्प से हमने न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था, आपको याद होगा अगर आपने प्रीवियस लेक्चर वीडियो देखा होगा तो। बहुत इंपॉर्टेंट था दोस्तों। तो आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज हमारा सेकंड एंड थर्ड मेथड है वेरिएशन का, वो हम लोग को देखना है। सबसे पहले जो मेन हेडिंग है हमारा वो हम डाल देते हैं, जो कि है वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, वेरिएशन किसमें करना है हम लोग को? वेरिएशन इन एक्सेलरेशन, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? जी बोलते हैं, स्मॉल जी। उसका हम लोग का कैसे वेरिएशन हो रहा है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। तो पहला कंडीशन ये था कि विथ अल्टीट्यूड, यानी कि अल्टीट्यूड जब हम लोग ज्यादा हाइट पे जाते हैं तो कैसे चेंज हो रहा है, वो हमने देखा था। एंड सेकंड जो हमारा वेरिएशन होगा वो हम लोग को पढ़ना है आज के डेट में। ठीक है, मार्कर चेंज कर लेता हूं। ठीक है, वो हम लोग को पढ़ना है जिसका नाम है विथ डेप्थ। ठीक है ना, हम लोग को गहराई के हिसाब से कैसे हमारा ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसका वैल्यू कैसे चेंज होता है, वो हम लोग को देखना है। तो विथ डेप्थ के हिसाब से बात करें, यानी कि अगर हम जमीन के ऊपर खड़े तो हमको पता है हमारा ग्रेविटी का वैल्यू जो होता है वो 9.8 होता है, ठीक है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन जब जमीन के अंदर हम जाएंगे, जैसे हमारा अर्थ का सर्फेस है, उसके अंदर अगर समझ लो 1 किलोमीटर चले गए, 2 किलोमीटर चले गए, जितना अंदर जाएंगे तो वो जी का वैल्यू क्या फर्क पड़ेगा क्या, तो ये हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे? उसके लिए एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला को डिराइव करना है, यानी कि एक डेरिवेशन सीखना है। तो कैसे आएगा वो चीज आपको सिखा रहा हूं यहां पे, तो ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक डायग्राम आपको बताएंगे विद डेप्थ के लिए। समझ लो कि ये मेरा डायग्राम है, ठीक है ना, जिस ये समझ लो मेरा एक अर्थ का सरफेस है, ठीक है, और यहाँ पे एक तरीके से आपको एक और डायग्राम, यहाँ पे एक और सर्कल समझ लो दिया हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसका एक सेंटर पॉइंट होगा, तो सेंटर पॉइंट से लेके हमें एक चीज पता है कि सेंटर पॉइंट से लेके पूरा ये जो पार्ट है ये कितना होता है? रेडियस होता है, यानी कि आर के बराबर होता है रेडियस। ठीक है ना, ये हमने बताया था आपको पहले भी, जो विथ अल्टीट्यूड का देखा था उसमें भी ऐसे ही कुछ डायग्राम था। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस होगा दोस्तों वो कितना होगा? ये जो इतना डिस्टेंस होगा, यानी कि अर्थ सर्फेस से लेके हम इतना अंदर अगर गए तो ये जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? डेप्थ होगा। तो अगर ये पूरा डेप्थ है दोस्तों, ये इतना डिस्टेंस जो है वो डेप्थ है, ये पूरा रेडियस है, तो सिर्फ यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, यानी कि इतना डिस्टेंस जो होगा दोस्तों वो कितना होगा? r माइनस डी होगा। पूरे r में से अगर मैं d माइनस कर दूंगा तो ये डिस्टेंस कितना होगा? r माइनस डी। क्लियर है दोस्तों? तो ये चीज तो पूरी उम्मीद करता हूं कि आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा। अब एक चीज हमें पता है, वी नो दैट कि g इज इक्वल टू gm अपॉन r स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला हमें पता है। ठीक है ना दोस्तों, यहां पे एक तरीके से लाइन खींच देता हूं ताकि आप लोग को ये चीज पार्टीशन में हो जाए। तो g इज इक्वल टू जीएम अपॉन आर स्क्वायर, ये हमें एक फॉर्मूला पता है, इसको मैं डाल देता हूं इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि नॉर्मल हमारा अर्थ सरफेस पे जो ग्रेविटी का वैल्यू होता है वो इससे आता है, जीएम अपॉन आर स्क्वायर फॉर्मूले से आता है। तो ये एक सबसे चीज हुआ सबसे पहले। और एक और चीज हमें पता है कि जो डेंसिटी होता है ना दोस्तों, जिसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ये हमने बहुत पहले पढ़ा हुआ है, शायद आपने 7वीं 8वीं में पढ़ा होगा कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर मास को निकाले जाए यहां से, तो हम लोग मास का वैल्यू निकाल सकते हैं, और मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। और वॉल्यूम कितना होता है दोस्तों? अगर हम बात करें, वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी होता है, तो वही हम लोग मास का कंसीडर करेंगे। तो वॉल्यूम होता है कोई भी स्फीयर के लिए, क्योंकि अर्थ क्या है? एक तरीके का गोला है, स्फीयर है ना, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? 4/3 पाई आर क्यूब। ये हमारा एक फॉर्मूला था, आपको शायद याद होगा, आपने बचपन में 8th या 9th में पढ़ा होगा कि एरिया या फिर वॉल्यूम ऑफ समथिंग शेप्स, तो स्क्वायर का क्या होता है, रेक्टेंगल का क्या होता है, स्पीयर का क्या होता है, कोन का क्या होता है, ये सब आपने पहले पढ़ा होगा। तो उसी में से एक फॉर्मूला है कि जो वॉल्यूम होता है स्पीयर का वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। करेक्ट है? तो 4/3 पाई आर क्यूब जो होता है वो आपका क्या होता है? वॉल्यूम होता है, और मल्टीप्लाई पे आपको करना है डेंसिटी। ठीक है, ये चीज हो गया। अब आपका ये m का वैल्यू हो गया। अब मैं क्या करता हूं दोस्तों, ये जो m का वैल्यू जो आपको मिला वो मैं उठा के इक्वेशन नंबर 1 में डालता। तो ये m की जगह पे, ये m की जगह पे, ये m का वैल्यू लिख दूंगा, तो क्या मिलेगा हम लोग को? देखो, तो g इज इक्वल टू, मैं क्या कर रहा हूं, ये g कैपिटल G वैसे ही रहेगा, और ये m की जगह पे, ये m की जगह पे ये पूरा वैल्यू लिख रहा हूं, जो कि आपका 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई बाय रो, और नीचे क्या है दोस्तों? आर स्क्वायर है। ठीक है, आर स्क्वायर है। ठीक है, अब आप यहां पे देखोगे तो ये आर स्क्वायर और ये आर क्यूब कैंसिल हो जाएंगे, आर स्क्वायर कैंसिल और ये क्यूब कैंसिल इसका। तो हमारे पास जो जी का वैल्यू बचेगा दोस्तों वो क्या बचेगा? जी विल बी इक्वल टू क्या बचेगा? ये 4/3 को आगे नंबर ले लेता हूं, 4/3, फिर क्या हो जाएगा? 4/3, ये जी है दोस्तों, ठीक है, ये जी है ना आपका, दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो उसको हम लोग सामने ले लेंगे। तो 4/3 पाई आर, ये पाई हो गया, आर हो गया, और ये जी हो गया।
ठीक है, और रो पहले ले लिया और जी लास्ट में लिख दिया, ठीक है। तो जी इज इक्वल टू क्या आया, यानी ग्रेविटेशन का वैल्यू अर्थ सरफेस के ऊपर क्या आया, 4/3 पाई आर रो जी, ये आ गया। इसको मैं मान लेता हूं, चलो इक्वेशन नंबर 2 मैंने मान लिया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब एक चीज कंसीडर करेंगे, जब डेप्थ में हम लोग उतरते हैं, यानी कि गहराई में उतरेंगे जब डी के डेप्थ के हिसाब से, तो कितना आता है हम लोग निकालेंगे। तो फॉर डेप्थ यहां पे हम निकाल रहे हैं, फॉर डेप्थ, डेप्थ में कितना आएगा, फॉर डेप्थ डी हम लोग डेप्थ कितना ले रहे हैं, डी ले रहे हैं, ठीक है। तो सेम यहां पे जो फॉर्मूला बनेगा वो जी के हिसाब से क्या बनेगा कि जी डी ले रहा हूं डेप्थ के लिए, और जी एम डैश ले लेता हूं अपॉन आर स्क्वायर। अब आर कितना होगा दोस्तों, यहां पे आर माइनस डी होगा, यानी कि जो डेप्थ होगा गहराई के बाद तो कितना हो जाएगा, आर माइनस डी होगा। तो हम लोग आर की जगह पे क्या लिखेंगे, आर माइनस डी का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। अब सेम यहां पे भी सेम वही चीज होगा, जैसे मैंने मास का जो वैल्यू लिया था यहां पे, वो जो आपका मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम जो था, तो वॉल्यूम का 4/3 पाई आर क्यूब रो था ना, तो सेम उसी प्रकार यहां पे भी एम डैश का वैल्यू भी उसी प्रकार निकलेगा। तो एम डैश का जो वैल्यू होगा, ठीक है ना, ये सिमिलर होगा, जैसे m का वैल्यू 4/3 पाई आर क्यूब रो था, वैसे ही m डैश का वैल्यू भी ऐसे ही आएगा, दैट इज 4/3 पाई, बस ये r क्यूब के जगह पे क्या हो जाएगा, r माइनस डी का क्यूब होगा, ठीक है ना, क्यूब मल्टीप्लाई बाय रो, ये होगा। अब ये m का वैल्यू उठा के हम लोग इसमें डाल देते हैं, ठीक है, इसमें डालेंगे तो हम लोग का जीडी का जो वैल्यू है वो मिल जाएगा। हम लोग को क्या मिलेगा दोस्तों, जी की जगह पे जी एम डैश की जगह पे डाल रहे हैं, यानी जी मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई आर माइनस डी का क्यूब मल्टीप्लाई बाय रो, और नीचे क्या है, डिवाइड बाय आर माइनस डी का स्क्वायर, आर माइनस डी का स्क्वायर। अब देखोगे तो ये आर माइनस डी का स्क्वायर ये पूरा कैंसिल और ये क्यूब कैंसिल, तो क्या बचेगा, अगेन मेरे पास एक इक्वेशन मिल जाएगा जीडी का, जो कि हो जाएगा, सीधा करके लिख दूंगा तो 4/3 पाई ये आर माइनस डी, ठीक है, 4/3 पाई आर माइनस डी, और ये रो और ये जी, ठीक है, यानी कि ये भी एक नया इक्वेशन हमें मिल गया जीडी का, इसका नाम लेता हूं इक्वेशन नंबर 3। अब आप देखोगे दोस्तों, ये जो जी हो गया, ये जीडी हो गया, ये दो चीज हमें मिल गया, जी और जीडी हमें मिल गया। अब मैं क्या करता हूं, दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर लेता हूं, यानी कि जीडी को जी से डिवाइड कर लूंगा, तो जीडी डिवाइड बाय जी कितना हो जाएगा, ये हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे। तो जीडी डिवाइड बाय जी इज इक्वल टू, तो ये 4/3 जो था, 4/3 पाई आर माइनस डी रो जी, ठीक है ना, ये ऊपर वाला हो गया जीडी वाला, और नीचे क्या है उसके जी का वैल्यू, जी का वैल्यू क्या है, अगेन 4/3 पाई आर रो जी। तो हर चीज कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, 4/3 कैंसिल, पाई कैंसिल, रो कैंसिल, जी कैंसिल, क्या बच रहा है ऊपर आर माइनस डी और नीचे आर। तो हमारा जो जी डी बाय जी का जो रेशियो निकलेगा वो क्या मिलेगा, आर माइनस डी और नीचे आर मिलेगा। क्लियर है दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया। थोड़ा सा ये पोर्शन रफ करूंगा, फिर इसको मैं पूरा सॉल्व करके दिखाता हूं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। जीडी बाय जी का जो वैल्यू आया वो आर माइनस डी बाय आर आया, ठीक है। अब इसको मैं रफ कर लेता हूं फिलहाल में, ये तो आपने नोट डाउन कर ही लिया होगा, वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसको आगे यहां पे कंटिन्यू करता हूं इसके लिए। अब यहां पे आप देखोगे तो ये जीडी बाय जी था इज इक्वल टू आर माइनस डी बाय आर था। अब यहां पे देखो आर, इसको मैं कैसे सेपरेट करके दिखा रहा हूं आप लोग को, देखो ये जीडी बाय जी इज इक्वल टू, अब यहां पे देखो ये आर बाय आर भी लिख सकता हूं मैं, इसको आर बाय आर माइनस डी बाय आर लिख सकता हूं। अब यहां पे आर बाय आर कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा, ये जी डी बाय जी जो होगा वो कितना बचेगा, 1 माइनस डी बाय आर बचेगा, और यहां से हम लोग निकाल सकते हैं वैल्यू किसका, जीडी का। तो जीडी विल बी इक्वल टू, जी इधर चला गया तो जी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 माइनस डी बाय आर, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ जी, जीडी, यानी कि ग्रेविटी डेप्थ में कितना आएगा वो कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला से, दैट इज जीडी इज इक्वल टू ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस डी बाय आर, एंड दिस इज द फॉर्मूला वी हैव डिराइव। हमने क्या किया, एक फॉर्मूले को डिराइव कर लिया, जिसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, एक तरीके से कैलकुलेट कर पाएंगे हमारा जो ग्रेविटी का जो वैल्यू होता है, डेप्थ का जो वैल्यू होता है, डेप्थ का ग्रेविटी का वैल्यू जो होता है वो हम लोग निकाल सकते हैं। क्लियर है दोस्तों, तो पूरी उम्मीद करता हूं कि ये पर्टिकुलर वेरिएशन जो था हमारा एक्सेलरेशन ग्रेविटी का डेप्थ के हिसाब से कैसा था, ये आपको क्लियर कट हो गया होगा। बहुत सिंपल है, एंड दिस फॉर्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट द ग्रेविटी एट डेप्थ, डेप्थ में कितना ग्रेविटी आएगा वो कैलकुलेट करने के लिए यूज होगा, ठीक है। अब इसको रफ कर लेता हूं, एक छोटा सा और एक टॉपिक है यहाँ पे जो कि तीसरा टॉपिक होगा, वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का विथ डेप्थ पढ़ लिया, अब हमें पढ़ना है विथ हमारा जो अल्टीट्यूड है उसके हिसाब से कितना आता है वो हम लोग को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो फटाफट से इसको भी रफ कर लेता हूं, फिर आपको एक छोटा सा टॉपिक है वो भी करा के फिर आज का लेक्चर को हम स्टॉप करेंगे। उम्मीद करता हूं कि हमारा जो लेक्चर है आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। इसको पहले मैं रफ कर लेता हूं आप लोग के लिए, एंड फिर प्रॉपर तरीके से आपको मैं बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। ओके, हो गया बोर्ड हमारा रफ। ओके, एंड लेट्स स्टार्ट आवर थर्ड, दैट इज तीसरा हेडिंग जो है हमारा, दैट इज विथ क्या है वो हम लोग देखेंगे। तो विथ एल्टीट्यूड है वो देख लेते हैं, दैट इज विथ लैटिट्यूड एंड रोटेशन ऑफ अर्थ, ठीक है। तीसरा टॉपिक विथ लैटिट्यूड एंड रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ,
ठीक है, ये हम लोग को सॉल्व करना है, मतलब इसके ऊपर डेरिवेशन जो है हम लोग को करना है। बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको एक डायग्राम बना के दिखाऊंगा। लेट्स सपोज दिस इज आवर अर्थ, ये हमारा पृथ्वी है दोस्तों। पृथ्वी के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, जैसे मैं बोला ये हमारा पोल है, समझ लो नॉर्थ पोल साउथ पोल हो गया, ठीक है ना, एक पोल है सेंट्रल लाइन, और यहां से समझ लो ये उसका होगा सेंटर, ठीक है, और यहां से आपका एक तरीके से क्या दिख रहा होगा, सेलेस्टियल हेमिस्फीयर जिसको बोलते हैं वो दिख रहा है यहाँ पे। आपको मैं हर एक चीज बताऊंगा, डोंट वरी, पहले डायग्राम मुझे बना देने दो, ठीक है। ये इसका एंगुलर वेलोसिटी है W, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी यानी कितने स्पीड से घूम रहा है। ऊपर भी एक पॉइंट है हमारा, ठीक है ना, इधर से और यहां से भी, चलो ठीक है। एंड उसके बाद हमारा ये यहां से एक एंगल जा रहा है, ठीक है, जिसका नाम है P हो गया ये, ओके। एंड ये हो गया E, ये हो गया O, ये हो गया O, ठीक है। चलो अब ये वाला देखा, आप देखोगे ये O डैश है। अब यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे बताओ कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, बिकॉज वी नो हमारा जो अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पे घूमता है, एक स्पीड से घूमता है, एक ग्रेविटी के इफेक्ट से घूमता है, एंड वो जो फोर्स क्रिएट होता है या फिर एक्सेलरेशन जो क्रिएट होता है घूमने के वजह से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो इसमें होगा, ठीक है, जो इसमें क्या होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है, शॉर्टकट लिखा है एक्सेलरेशन का। जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होगा इसके अंदर, जो जिसका मास होगा दोस्तों, ऑफ मास कितना होगा इसका, ऑब्वियसली m होगा, मास m हम लोग कंसीडर करेंगे, उसका जो मास होगा वो m होगा, जो कि P O डैश के अलॉन्ग में होगा, यानी कि ये जो P और ये जो O डैश है उसके अलॉन्ग में जो होगा, तो उसका वैल्यू हम लोग किस प्रकार निकालेंगे, P O डैश के अकॉर्डिंगली। तो हमारा जो एक्सेलरेशन यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो वैल्यू होगा वो होगा हमारा r ओमेगा स्क्वायर, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, रेडियस मल्टीप्लाई बाय एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा क्या होता है, एंगुलर, W नहीं है दोस्तों, ये ओमेगा है, ठीक है, ये ओमेगा यानी कि जितने एंगुलर स्पीड से, क्योंकि हमारा जो भी चीज रोटेट होता है तो उसमें जो वेलोसिटी होती है वो एक एंगल पे घूमती है, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी होती है। ये सब आप पढ़ चुके होंगे, मुझे पता है, नहीं भी पढ़ा होगा तो मैं अभी बता रहा हूं आपको, हर चीज क्लियर हो जाएगा। तो A इज इक्वल टू R ओमेगा स्क्वायर, ये आपको समझ में आया। और वही हम लोग कॉस कंपोनेंट की बात करें, क्योंकि ये एंगल है, तो ये एंगल के हिसाब से अगर बात बोला जाए यहाँ पे, तो हर चीज का क्या होता है, एक तरीके से कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि अगर कोई एक एंगल इस तरफ जा रहा है तो उसका एक यहाँ पे कंपोनेंट होगा और एक यहाँ पे, यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स होता है। और ये भी हमने प्रीवियस कुछ चैप्टर्स में आपको बताए थे, ठीक है ना। आपको याद होगा कि अगर कोई भी एक एंगल है तो ये जो एंगल इधर पे है तो ये होगा आपका कॉस थीटा कंपोनेंट और ये होगा साइन थीटा का कंपोनेंट। तो वैसे ही यहाँ पे भी क्या होगा, एक कॉस थीटा का कंपोनेंट आ जाएगा अकॉर्डिंग टू PO अगर हम बात करें, ठीक है। तो कॉस कंपोनेंट कैसे होगा वो हम लोग आपको बताते हैं यहाँ पे। तो लेट सपोज A इज इक्वल टू R ओमेगा स्क्वायर, ये तो आपको समझ में आ गया, A का जो वैल्यू है वो कितना है, R ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि A अगर कॉस थीटा के हिसाब से बात करें तो ये क्या हो जाएगा, R ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। A इज इक्वल टू R ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा हो जाएगा। और अलोंग अगर AO की बात, PO की बात करें, अलोंग PO जो है हमारा, दैट इज PO के हिसाब से अगर हम बात करें दोस्तों, तो सेंटर टुवर्ड्स द अर्थ सेंटर, ठीक है ना, जो ये है आपका जो PO है, तो PO का जो लाइन है वो किसकी तरफ से आ रहा है, सेंटर की टुवर्ड्स से आ रहा है, यानी कि टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ से आ रहा है। तो इसका हम लोग इक्वेशन कैसे बना सकते हैं यहाँ पे, जो कि होगा एक्सेलरेशन का AR जो हो जाएगा वो होगा आपका A cos थीटा हो जाएगा, ठीक है ना, A cos थीटा हो जाएगा। एंड वही हम लोग बात करें यहाँ पे A1 जो होगा, AR जो होगा, ठीक है, वो कितना होगा, दैट इज R ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, क्योंकि इसका भी क्या हो जाएगा, A cos थीटा क्या है हमारा, A cos थीटा इज इक्वल टू R ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा है, एंड उसके आगे भी कॉस थीटा चाहिए, तो A का वैल्यू हमने डाल दिया R ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। ये इक्वेशन नंबर 1 से इतना आ गया, A की जगह पे R ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा लिखा, यहां से आया, और ये कॉस थीटा पहले से ये मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। तो अब क्या हो जाएगा, आप देखोगे यहां पे, तो AR का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये R ओमेगा स्क्वायर और ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो गया, क्या बन गया, ये कॉस स्क्वायर थीटा बन गया, यानी कि इक्वेशन बन गया, ठीक है। इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो, 2 दे दो, ठीक है। तो ये एक नया इक्वेशन बन गया, जिससे आप क्या निकाल सकते हो, दैट इज एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू द टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ अलोंग PO, वो आप निकाल सकते हो। क्लियर है, ये चीज आपको पता चल गया। वही अगर हम लोग इफेक्टिव फोर्स जो भी इसमें लग रहा होगा, जो भी इसमें इफेक्टिव फोर्स इसमें लगेगा, वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इफेक्टिव फोर्स की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, इफेक्टिव फोर्स इज इक्वल टू mg, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी होता है, mg होता है। तो mg के हिसाब से बात करें, दैट इज mg डैश इज इक्वल टू mg माइनस mr ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये भी है, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो उसके हिसाब से हमारा जो R ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है वो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो उसके हिसाब से हम लोग बता सकते हैं। और इसमें क्या हो जाता है दोस्तों, 2 कंडीशन आ जाता है। तो इसमें M और ये M कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, G डैश जो रहेगा वो G के बराबर रहेगा, ठीक है ना, G डैश जो रहेगा G के बराबर रहेगा, दैट इज G माइनस R ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा, ठीक है। ये आपको समझ में आया। अब इसी में 2 कंडीशन आता है। पहला कंडीशन ये है कि जब मेरा थीटा जो है वो 0 रहेगा, तो जब मेरा थीटा 0 रहेगा, किस पे रहता है, वो इक्वेटर पे रहता है, यानी कि थीटा 0 कब होता है, जब हमारा जो भी स्ट्रेट लाइन पे रहे, यानी कि मिडिल लाइन पे रहे। तो इक्वेटर
पे रहेगा तो मेरा जो एंगल रहेगा वो जीरो हो जाएगा एट थीटा इज इक्वल टू जीरो, इक्वेटर जब पे रहेगा तो हमारा हमको एक चीज पता है कि कॉस थीटा कितना वैल्यू होता है, कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, कॉस थीटा विल बी इक्वल टू 1। तो यहां पे कॉस थीटा की जगह पे हम लोग 1 डाल सकते हैं, तो हमारा जो वैल्यू मिलेगा हम लोग को वो क्या मिलेगा, जी डैश का, वो जी डैश का वैल्यू क्या मिलेगा, जी डैश विल बी इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, और ये कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 आ जाएगा यानी कि मल्टीप्लाई बाय 1, तो हमारा यही वैल्यू हो जाएगा, दैट इज मल्टीप्लाई बाय 1 करके भी सेम ही आएगा, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। ये हो गया हमारा पहला फॉर्मूला, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया पहला फॉर्मूला। वैसे ही सेकंड कंडीशन में बात करता हूं कि जब मेरा थीटा जो रहेगा वो कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा, पहले 0 डिग्री था अब थीटा 90 डिग्री रहेगा, और ये 90 डिग्री थीटा कब हो सकता है, पोल्स के ऊपर, यानी कि जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है उसके ऊपर मेरा क्या होता है दोस्तों, जो मेरा थीटा होता है 90 डिग्री होता है। तो पोल्स के हिसाब से अगर बात करें तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो कॉस 90 कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए, ज्योमेट्री में आपने पढ़ा है ये 9th स्टैंडर्ड में, तो कॉस 90 इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है ना, कॉस थीटा 1 होता है, कॉस 0 1 होता है दोस्तों, वैसे ही ठीक है ना, ये कॉस 0 है, ठीक है ना, कॉस 0 जो होता है 1 होता है, वैसे कॉस 90 जो होता है वो 0 होता है, तो यानी कि कॉस 90 जब डालेंगे यहां पे तो वो 0 डालना पड़ेगा, तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, मल्टीप्लाई बाय 0, तो ये जब मल्टीप्लाई बाय 0 बचेगा तो क्या बचेगा, ये पूरा का पूरा एलिमिनेट हो जाएगा, तो सिर्फ जी बचेगा, यानी कि जी डैश इज इक्वल टू जी बचेगा, और ये हमारा सेकंड फॉर्मूला है। क्लियर है दोस्तों, तो पूरी उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, एंड यही था हमारा डेरिवेशन फॉर द लैटिट्यूड एंड रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो अलग अलग लैटिट्यूड के हिसाब से, यानी इक्वेटर पे हमारा इक्वेशन है जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, और पोल्स पे कितना आ रहा है, दैट इज नॉर्थ एंड साउथ पोल पे थीटा 90 डिग्री जब होता है तो जी डैश जो रहेगा वो जी के बराबर ही रहेगा। क्लियर है दोस्तों, तो यही था हमारा आज का टॉपिक। पूरी उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत ही अच्छे से इफेक्टिव वे में बहुत ही प्यारे तरीके से मैंने समझाने की कोशिश किया, नीचे एंड एवरी टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, आगे आने वाले लेक्चर्स में हम आपको ऐसे ही टॉपिक्स पढ़ाते रहेंगे, आगे के जो भी टॉपिक्स रहेगा हम लेकर आ जाएंगे हमारे अगले लेक्चर में। तो आज का लेक्चर इतना ही था, आपको कैसा लगा है हमारा आज का लेक्चर वीडियो दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताना है और अपनी राय और सजेशन जरूर से देना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ, फटाफट से शेयर करो। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।